एपिसोड की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है जब ये सारी घटनाएं हुई उसके बाद ह्यूमंस ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया उस बड़े से विशाल पेड़ पे और वो जो बड़ा सा गड्ढा बना था उसके अंदर। मगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इंसानों को जीत नहीं मिली क्योंकि उस बड़े से पेड़ और उस बड़े से गड्ढे को कुछ भी नहीं हुआ था। उल्टा इंसान हवा से अपना नियंत्रण खो चुके थे, यानी एयरफोर्स अब उनकी पूरी तरीके से बिखर चुकी थी और जो ज़मीन जितने बचे थे वो आधे ज़मीन पे इन शैतानों का कब्ज़ा हो चुका था। अब जो लोग इंसानियत को बचा सकते थे वो कोई और नहीं प्लेयर्स थे। इन सभी चीज़ों की शुरुआत होते हुए 6 महीने बीत चुके होते हैं। हमें जैंग को दिखाया जाता है, वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो छोटी सी लड़की शील्ड लेके आती है और कहती है, पापा ये लीजिए आपकी शील्ड। जैंग ने इस लड़की का नाम मैंग मैंग रखा था, ये अभी इसका टेम्प्रोरी नाम है। जैंग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। जैंग ने इसकी मदद करने के लिए इसके इस नाम को ऑनलाइन भी डाला था ताकि इसके पेरेंट्स इसे ढूंढ सकें। वक्त बीतने के साथ साथ बहुत सारे लोग जैंग के पास आते हैं ताकि वो मैंग मैंग को अडॉप्ट करने के लिए उससे मांग सके, लेकिन जैंग बहुत सारे लोगों को वापस भेज देता है ये कहते हुए कि नहीं, आप इसके लायक नहीं हैं। बहुत सारे लोग तो उसे ऐसे ही उठाने के लिए भी आए होते हैं, जो उसे या तो अपना अंकल या फिर चाचा, फाफा, फूफा, मामा कुछ भी कह के आते हैं कि वो उसे दे दे। लेकिन जैंग उन सभी से उसका रियल नेम पूछता है उस लड़की का। वो सभी मैंग मैंग कहते हैं और जैंग तुरंत ही पकड़ लेता है कि नहीं, ये सभी लोग झूठ कह रहे हैं। ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों को जैंग जेल भी भिजवा देता है और ये करीब 1-2 लोग नहीं, करीबन 50 लोगों को अभी तक जेल भिजवा चुका है। उस हादसे को बीते हुए लगभग 6 महीने हो चुके होते हैं, लेकिन मैंग की याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई होती है। उसके पेरेंट्स भी उसे ढूंढने के लिए या फिर उसे लेने के लिए कभी नहीं आए। उसके पेरेंट्स के बारे में अभी तक किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन किस्मत कहा जाए, मैंग बहुत ही अच्छी लड़की है और वो जैंग का हाथ बटाती है सभी कामों में, जैसे ये टीवी तोड़ देना, सोफ़ा तोड़ देना, सफाई भी करती है, बढ़िया है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसकी लैंडलॉर्ड उसे बहुत सुनाती है क्योंकि ये दोनों बार बार गलती से कुछ ना कुछ तोड़ ही डालते हैं, या तो घर को नुकसान पहुंचा देते हैं या तो कुछ टीवी या सोफ़ा टूट ही जाता है। तो इसके वजह से जैंग को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैंग ने कभी मैंग मैंग को अनाथालय में डालने की कोशिश नहीं की है, उसने कोशिश तो की लेकिन सिर्फ एक बार। लेकिन जब फिर उसने मैंग का चेहरा देखा तब उसे उस पर बहुत दया आ गई और वो उसे फिर कभी अनाथालय में छोड़ने के बारे में नहीं सोचता है। इस फैंटेसी न्यू वर्ल्ड गेम में 2 तरीके के अरीना होते हैं, एक जो मॉन्स्टर्स अंडरग्राउंड रहते हैं वो ज़्यादा ताकतवर रहते हैं और एक जो मॉन्स्टर ज़मीन के ऊपर रहते हैं वो कमज़ोर होते हैं। इस तरफ हमें जैंग को दिखाया जाता है जो एक जगह पे आता है और वो वहाँ खुदाई करना शुरू कर देता है। वहाँ तुरंत ही एक बड़ा सा रैबिट निकलता है, वो जैंग पे हमला करता है, लेकिन जैंग भी उसके सींग के हमले को आराम से अपनी शील्ड की मदद से रोक लेता है। वो तुरंत ही उस रैबिट की मार लेता है। हम देखते हैं उसने सिर्फ एक ही रैबिट को नहीं मारा हुआ होता है, उसने यहाँ पर 1000 रैबिट को मारकर मिशन कंप्लीट कर लिया है और अब इसे टाइटल मिल चुका होता है रैबिट हंटर का। ये भी फुर्सत में आराम कर रहा होता है। इसने ये जो गेम बनाया होता है इसमें कुछ अजीब सी सेटिंग्स होती है, जैसे इसने प्लेयर्स की मदद करने के लिए बहुत सारे चीज़ें बनाई हैं जो प्लेयर्स की मदद तो करेंगी, लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज़ ये भी है कि एक रैबिट हंटर का जो टाइटल होता है वो इसने एनपीसी के लिए रखा था। वो एनपीसी सारे एनपीसी से अलग होता है। वो एनपीसी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा जब उसे रैबिट टाइटल मिलेगा और धीरे धीरे चल के वो और भी ज़्यादा ताकतवर बनते जाएगा और सभी प्लेयर्स के साथ लड़ने में मदद करेगा ताकि वो डीमन लॉर्ड को हरा सके। अब मैं आपको 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। शैंग ने उस एनपीसी को ढूंढ लिया जो रैबिट्स को मारने वाला होता है, लेकिन उसने बहुत कोशिश की कि वो रैबिट्स को ना मारे। शैंग ने उसके चारों तरफ जो भी बाधा उसने डालने की कोशिश की ताकि वो रैबिट्स को ना मारे, वो एनपीसी स्पेशल ना बन पाए। वो उसे बार बार भटकाते रहता था कि देखो मारने से क्या होगा, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या ही कर लोगे यार, कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसने उसके रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स, चाल, सब कुछ ही बिछा दिया। यहाँ तक कि उसने गाजर भी बहुत सारे फैलाए ताकि ढेर सारे रैबिट आए और उस पर हमला भी कर दे। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। जिस जगह पे ये लोग होते हैं उसका नाम ग्रीनलैंड है और वहाँ पे ढेर सारे रैबिट्स भी मिलते हैं। सारे रैबिट्स आके उस पर हमला करते हैं, यहाँ तक कि उसने वहाँ के जो एक खतरनाक बॉस होता है ना, एक तरह से उसे ही भड़का दिया। वो उसका पीछा करता है और अचानक से वो बॉस एनपीसी को ही मार के उड़ा देता है। ये देखने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है चलो आज के बाद तो तुम कभी आने वाले नहीं हो और अब मैं दुनिया के हीरो बनूंगा। सीन चेंज होता है, हमें प्लेयर्स लॉबी को दिखाया जाता है। शैंग वहाँ पे आता है और सब उसे बहुत ही बुरी नज़रों से देखते हैं। देखो फिर से आ गया वो रैबिट हंटर,
क्योंकि ये जो रैबिट हंटर वाला टाइटल होता है ये कोई गर्व करने की बात नहीं है। ये सबसे लो लेवल मॉन्स्टर्स होते हैं। वो एक रैबिट वाले बंदे के पास जा रहा होता है जिससे सामान एक्सचेंज ऑफर में पैसा शायद मिलेगा इसे थोड़ा बहुत। वो उसे रैबिट का हॉर्न्स देता है और बदले में थोड़े बहुत पैसे मिल भी जाते हैं उसे। यहाँ उसे कोई लड़की छुप छुप के देख रही होती है। जैंग उस लड़की को देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हमें इस लड़की के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। ये भी एक एनपीसी है, लेकिन ये कोई नॉर्मल एनपीसी नहीं है। इसका दर्जा गॉड जितना है, यानी एक रियल गॉड जो गेम में एग्जिस्ट करते हैं। ये सोच रहा होता है कि जब ये देखेगी कि इसने इतने सारे रैबिट्स को मार कर हॉर्न्स को बेचा है, तब ये इस पे फ़ैन बन जाएगी और कहेगी वाह क्या काम किया है तुमने, और फिर ये इसकी तारीफ़ करेगी जिससे इसका लेवल अप हो जाएगा। सैंग उसके पास जाता है और कहता है जल्दी करो, मेरी तारीफ़ करो, तुम तारीफ़ क्यों नहीं कर रही हो। लेकिन वो लड़की कहती है कि तुमने रैबिट्स को मारा क्यों, ये बहुत गलत बात है। वो सोच रहा था लेकिन सिस्टम में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है रैबिट्स क्यूट होते हैं, तुमने मारा कैसे बे। उसके बाद वो उसे पकड़कर एक धोबी पछाड़ दे देती है। सभी लोग उसे देख के कहने लगते हैं लगता है फिर से इसने कुछ हरकत कर डाली है, तभी तो एक एनपीसी इसे इतनी बुरी तरीके से मार रही है। वो सोच रहा होता आखिर मैं हीरो क्यों नहीं बना, मुझे ऐसे पिटना क्यों पड़ रहा है। लेकिन मैंने प्रोग्रामिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं डाला था। शायद वो उस वक्त चेंज हो गया था जब वो अपने आप कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ था। तब वो उस एनपीसी का पैर पकड़ लेता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, देखो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो उसे इतनी ज़ोरदार किक मारती है कि वो बहुत दूर जाता है और सीधा हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बहुत बुरी हालत में बैठा हुआ होता है। वो अपने अंदर के सिस्टम में देख रहा होता है कि प्लेयर बनने के बाद बहुत सारे स्किल्स एक्टिवेट हो चुके हैं और वो थोड़ा बहुत ताकतवर बन चुका होता है। लेकिन ये अभी भी लेवल 1 पे होता है। ये थोड़ा सा इसे स्किल्स मिल जाते हैं जिससे इसका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसे ज़्यादा सामान लेके जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोगों के नोटिफिकेशन आता है कि एक प्लेयर जिसका नाम डैश करके रहता है, उसका नाम नहीं बताया जाता है, गॉडेस ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा और उसके पास एक खास तरीके की एबिलिटी आ चुकी है। सभी लोग कहने लगते वाओ कितना लकी प्लेयर है, हमें जाके उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहिए। और कुछ बंदे तो ये भी कह रहे होते हैं कि मुझे भी गॉडेस से मार खानी है। सीन चेंज होता है, हमें प्लेयर एसोसिएशन की बिल्डिंग को दिखाया जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें इन सभी लोगों के बॉस को दिखाया जाता है जिसका लेवल होता है 59। ये अपने सेक्रेटरी से पूछता है क्या हमारी सिटी में कुछ हुआ है। उसकी सेक्रेटरी बताने लगती है कि जो बड़े बड़े गिल्ड होते हैं उन्होंने किन किन डंजन्स पे किया हुआ है कब्जा और वो आगे लेवल पे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो अभी अभी हादसा हुआ था कि कौन गॉडेस से मार खाया है, इसके बारे में उतना कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ज़्यादातर गिल्ड्स तो अभी आराम कर रहे हैं। उसके बाद वो लॉबी वाला सीन बताती है कि एक प्लेयर है जो रैबिट को मारना बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसने एनपीसी को गुस्सा दिला दिया था और फिर एनपीसी ने बहुत जमकर उसकी कुटाई की थी। बॉस कहता है क्या वो शैंग है, वो छोटा सा बच्चा। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसे डंजन्स में जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए वो बस रैबिट का शिकार करता है। मैं उसके फादर के बारे में जानता हूँ, तुम जाओ और उस पर नज़र रखना और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मुझे देते रहना।